हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कक्षा 10 के साइंस का जो पहला चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 लेक्चर को पढ़ लिया है और आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 3 में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो बाकी के बचे हैं वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं फिर शुरू। तो जैसे कि 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज हम तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या होती हैं? विस्थापन अभिक्रिया होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जैसे कोई ए है और इसकी रिएक्शन हो रही है BC से, तो ये क्या करेगा? ये B को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ AC प्लस के B, यानी कि जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जांपल देख लो, जैसे Fe प्लस के CuSO4, और यहाँ से Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है, वो इस Cu को यहाँ से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो FeSO4 प्लस के Cu। तो ये इसका एग्जाम्पल हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो देखो, जब यह इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें बता ही रखा है। ये देखो, FeCuSO4, Fe अधिक क्रियाशील है Cu से, तो Fe जो है Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। खुद Fe Cu की जगह आ जाएगा और Cu को अलग पहुंचा देगा, यानी कॉपर को अलग पहुंचा देगा। तो ये जो अभिक्रिया है, ये ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे मिटा लेते हैं। अगला जो प्रकार है, चौथा, वो है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड। ये तो इसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे? देखो, BaSO4 बन जाएगा, यानी ये Ba यहाँ आ जाएगा और ये Na यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा प्लस के NaCl, 2NaCl, यानी आयनों का क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है। क्योंकि अगर इसे जब मैं तोड़ूँ तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, और ये कैसे टूटेगा? ये
Ba2+ और 2Cl-। उसी तरीके से ये 2NaCl यानी कि ये BaSO4 इसके साथ चला जाएगा, और या फिर ऐसे करो, आयनों का आदान प्रदान होगा, ये Ba इसकी जगह आ जाएगा और ये Na इसकी जगह आ जाएगा, तो तब ये क्या बनेगा, BaSO4 और ये 2NaCl। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, चाहे देख लो एक बार और फिर। ये 2Na इसके स्थान पे, मतलब ये Ba इसकी जगह आ जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा, और ये Na इसकी जगह चला जाएगा तो 2Na और 2Cl तो 2NaCl। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, वो आयनों के, ये दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से बनता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद, इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने समझा दिया तुम्हें डिटेल में। तो आशा करता हूँ ये वाली रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, तो इसे मिटा दूँ। ये जो रिएक्शन है वो है उपचयन और अपचयन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोनों को ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसे, उपचयन, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी, यानी किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो ऐसा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अपचयन की। रिडक्शन, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, होना या हाइड्रोजन पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना। ठीक,
तो ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, उपचयन भी और अपचयन भी। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तब भी उपचयन। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे C+ के O2 CO2, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये प्रोसेस है उपचयन। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद अगला CO+ के H2, तो Cu+ के H2O। अब इसमें देखो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ तक, और यहाँ से देखो यहाँ तक, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, ये है अपचयन। और ये देखो H2, इधर ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या हो गया, उपचयन। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं दोनों एक साथ हो रही हों उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, ये दोनों एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, जो छोटे मोटे 2-4 टॉपिक और बचे हैं उन्हें और कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये कुछ अब नेक्स्ट टॉपिक हैं जो मैंने लिख लिए हैं, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ये पहले लिख लिए हैं। तो देखो, दैनिक जीवन में उपचयन, उपचयन मतलब मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की कमी। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि उससे होने वाले क्या क्या प्रभाव है। संचारण यानी कोरोजन, जंग लगना, ये काफ़ी उदाहरण इसके हैं। तो देख लेते हैं पहले इसे। संचारण, जब कोई धातु आर्द्रता, नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, इसका उदाहरण है। चांदी पर काली परत जमना, तांबे पर हरी परत जमना। यानी कोई भी धातु है वो आर्द्रता, ठीक, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। और यही जो प्रोसेस है यही संक्षारण है। ठीक है ना। जैसे लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है, चांदी पर काली परत जमना इसका उदाहरण है, तांबे पर हरी परत जमना भी इसका उदाहरण है। उसके बाद विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री है, जो तेलीय खाद्य सामग्री है वो वायु के संपर्क में आने पर, जैसे वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है। अपचयित मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे वायु के संपर्क में आएगी तो अपचयित हो जाती है। और अपचयित होने पर उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो गुण है या ये जो प्रोसेस है या ये घटना है ये है विकृत गंधिता। तो अभी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी 2 अभिक्रियाएं और बची हैं और उसे ख़त्म करने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।